बच्चों, आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्लास 12 का पहले चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट बना चुका हूं, उसमें आपने पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा और जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी थी उनके बारे में पढ़ा था। ठीक, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो छोटे छोटे अलग अलग टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा नाम है वो पहले वीडियो में भी बताया था, अगर आपने देखा होगा या अगर नहीं देखा है तो एक बार जाके उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन। दो अलग अलग तरीके के गैमीट्स बनेंगे। अब कंडीशन ये आती है कि ये दो जो गैमीट बनेंगे ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग बन सकते हैं या एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बन सकते हैं। जैसे केचुआ का देखेंगे, जो केचुआ या अर्थवर्म बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थवर्म बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? बाइसेक्सुअल है, मतलब उसमें दोनों गैमीट एक ही बॉडी के अंदर बन जाते हैं। तो एक बॉडी के अंदर भी बन सकते हैं, या ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल है तो उसमें एक जो फीमेल गैमीट होगा वो फीमेल बॉडी में बनेगा और मेल गैमीट जो होगा वो मेल बॉडी में बनेगा। ठीक, तो जैसे मान लो ये हमारी फीमेल है और इस बॉडी से क्या निकलेगा? ये गैमीट निकला जिसको हम एग बोलते हैं या ओवम बोलते हैं। और इसी तरीके से ये हमारे मेल भाई साहब हैं। ठीक है, इनकी बॉडी से क्या निकला? एक अनदर गैमीट निकला, जिस गैमीट को हम बोलेंगे स्पर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दो अलग अलग इंडिविजुअल से क्या अलग अलग तरीके के गैमीट निकलते हैं। अब इन दोनों गैमीट का क्या होता है? फ्यूजन होता है। मतलब ये गैमीट दोनों आपस में जाकर के फर्टिलाइज करेंगे या फ्यूजन करेंगे, जिसको हम सिनगैमी बोलते हैं या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जैसे फर्टिलाइज करेंगे तो ये बनाएंगे जाइगोट। अब जाइगोट बनने के बाद जो एक सिंगल सेल जाइगोट बना, जाइगोट क्या करेगा? अपने आप को डेवलप करेगा, डेवलप करके एक फिर से अनदर सेम इन्हीं तरीके का ऑर्गेनिज्म, जिस तरीके का दो गैमीट मिले होंगे, जहां जहां से जिस तरीके का ऑर्गेनिज्म से वो गैमीट आए होंगे, उसी से मिलता जुलता लगभग एक नई ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। बट ये ना तो एग्जैक्ट कॉपी इसका होगा और ना ही एग्जैक्ट कॉपी इसका होगा, दोनों में डिफरेंस होगा थोड़ा सा। ठीक है, ये दोनों से डिफरेंस होगा बट फिर भी रिसेंबल करेगा, थोड़ा थोड़ा उनसे मिलता जुलता होगा। ठीक है, तो ये जाकर के बनाएगा एक न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है? वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये चीज थोड़ा सा समझ में आई होंगी, तो अब पॉइंट वाइज पॉइंट देखें। तो जैसे पहला, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। किस तरीके से मेल एंड फीमेल गैमीट बनेंगे दोनों? बाय टू इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट सेक्स। दोनों अपोजिट सेक्स के होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये चौटैया वाली जो मैडम है ये फीमेल है। ठीक है, और ये क्या है? ये मेल है। तो दो अलग अलग इंडिविजुअल होना चाहिए, तब जाके दो अलग अलग इंडिविजुअल से दो गैमीट बनेंगे। हाँ, कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पर फिर भी उसमें एक्सेप्शन जैसे हैं। एक अर्थवर्म है। अर्थवर्म क्या है? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, बट इसमें भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इसी में अभी इसी वीडियो में लेटर में आपको अच्छे से समझाऊंगा उसके बारे में। ठीक है, तो वहां पे अलग अलग इंडिविजुअल गैमीट बनते हैं, बट एक बॉडी के अंदर भी दो तरीके के गैमीट बन सकते हैं, ये बात है वहां की, बस इतना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि फ्यूजन ऑफ और फर्टिलाइजेशन, उसको हम फ्यूजन बोले, चाहे फर्टिलाइजेशन बोले, चाहे हम सिनगैमी बोले। ठीक है, ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक्स प्लेस टू फॉर्म जाइगोट। क्या बनाते हैं? जाइगोट, जो मैंने आपको बताया कि क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट एक ऐसी यूनिट होती है जो एक जनरेशन के ऑर्गेनिज्म को दूसरे जनरेशन के ऑर्गेनिज्म से लिंक करती है, मतलब लिंकिंग पॉइंट होता है। अब यही है जाइगोट, जो आगे चल के डेवलप करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को बना के तैयार करेगा। समझ में आई बात? दूसरा, ऑफस्प्रिंग इज नॉट आइडेंटिकल टू द ईच अदर एंड आल्सो टू द पेरेंट्स। क्या बात कर रहा है? ये जो ऑफस्प्रिंग बना है, सपोज इसी के साथ एक और ऑफस्प्रिंग बन जाए दूसरी बार में, जैसे भाई बहन होते हैं, तो भाई बहन ना तो एग्जैक्ट एक दूसरे से रिसेंबल करेंगे, पूरी ए टू जेड कॉपी नहीं होंगे। सेम इसी तरीके से ये चाहे लड़की हो या लड़का हो, जो भी होंगे ये अपने पेरेंट्स से पूरे ए टू जेड कॉपी नहीं होंगे। थोड़ा बहुत रिसेंबल करेंगे, थोड़ा बहुत मिलेंगे, बट पूरी कॉपी नहीं होंगे। समझ में आती बात? ठीक। दूसरा, all sexually reproducing organisms share a similar pattern of
रिप्रोडक्शन, मतलब सभी में जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होंगे इन सभी में एक तरीके का पैटर्न देखा जाता है। पैटर्न क्या है कि दोनों सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, बाई मियोसिस के द्वारा या फिर सीधे से बात करें कि माइटोसिस के द्वारा, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जिनमें माइटोसिस के द्वारा भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जैसे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ब्रायोफाइटा है ना, एल्गी वगैरह इनमें। बाकी जो हायर ऑर्गेनिज्म जितने भी टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म है, इनमें सभी में क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है जिसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके का यहाँ पे डिवीजन देखा जाता है और गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट के फॉर्मेशन के बाद फिर सभी जितने भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गन में गैमेट बन गया, अब उनमें फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, अलग बात है, बट फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये सभी जितने भी जीव हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी में सिमिलर टाइप का पैटर्न फॉलो होता है। ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया ना कि सबसे पहले क्या बनेगा, गैमेट बनेगा, जैसे यहाँ पे लिखूं मैं, क्या बनेगा, पहले गैमेट बनेगा, गैमेट बना, गैमेट बनने के बाद फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद क्या होगा, फिर से एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा। क्या बनेगा, न्यू इंडिविजुअल बनेगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सभी में ये वाला पैटर्न जो बताया मैंने, ये सभी हर एक जितने भी इंडिविजुअल होंगे सभी में फॉलो होगा। समझ में आ गई बात। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अभी थोड़ा सा इस पेज का बच्चा था, ये बात करना है, ठीक है। तो फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। पहले कौन कौन से फेजेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सभी ऑर्गेनिज्म में मस्ट होते हैं, जरूरी होते हैं और ये देखे जाते हैं। पहला है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज क्या होता है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म होता है, जन्म लेता है, जन्म लेने से बाद तक, जब तक कि वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में नहीं आ जाता, मतलब जब तक कि उसके बॉडी के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होने लगता, हार्मोन्स ज्यादा तक नहीं बनने लगते हैं, तब तक की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं। जितना भी फेज होता है, चाहे वजह से मान लो ह्यूमन बीइंग में देखा जाए तो 12-13 साल में गैमीट बनना चालू होते हैं, मेल और फीमेल में इसी तरीके से। तो ये जो फर्स्ट डे से लेकर, बर्थ से लेकर के जो 12-13 साल की जो एज थी पूरी, ठीक है, जो पूरा टाइम था, इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं, ठीक। अब दूसरा आता है कि जैसे जुवेनाइल फेज का अंत होता है उसके बाद चालू हो जाता है रिप्रोडक्टिव फेज चालू हो जाता है। रिप्रोडक्टिव फेज वो पूरा फेज या वो पूरा टाइम जब तक किसी बॉडी के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होता रहता है। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में फीमेल में लगभग 50 ईयर्स तक में गैमीट का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, और अगर हम मेल की बात करें तो मेल में तो गैमीट बनते रहते हैं, बट फिर उतना काउंट, नंबर ऑफ काउंट जो होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। फिर आता है सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज वो फेज होता है जब हमारी बॉडी बहुत वीक होने लगती है, मतलब सीधा से हिंदी में बोलूं तो बुढ़ा हो जाना, ठीक है, जब हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। समझ में आ गई बात। अब आगे बात करते हैं। फिर रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन में दो तरीके के क्या आएंगे, इवेंट्स आएंगे। एक आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरा होता है ओएस्ट्रस साइकिल। दोनों चीज के बारे में पढ़ेंगे। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये जो एप्स वगैरह होते हैं, मोंकी वगैरह होते हैं, ह्यूमन बीइंग इनमें देखा जाता है, जितने भी मैमल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और ओएस्ट्रस साइकिल्स होते हैं, ये ओएस्ट्रस साइकिल दूसरे जो मैमल्स होते हैं उनके बारे में देखा जाता है। इनमें 3 है, 3 मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया कौन कौन सा, मोंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग। ओके, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखी जाएगी। बाकी जितने भी मैमल्स हैं उन सभी में क्या देखा जाएगा, ओएस्ट्रस साइकिल देखी जाएगी, ठीक है। तो इनके बारे में मैं नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। अब आप चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके, बात करते हैं जुवेनाइल फेज की। जुवेनाइल फेज जो मैं अभी आपको समझाया सेम वही चीज है कि द पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड सेक्सुअल मेच्योरिटी। सेक्सुअल मेच्योरिटी मतलब कि रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, इस कॉल्ड जुवेनाइल फेज। उसको हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं। इन प्लांट्स इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज। प्लांट में इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज। जैसे मान लो एक हम छोटा सा मैंगो का बीज लगाया, ठीक है, मैंगो का सीड लगाया, अभी वो धीरे धीरे उगेगा, उगने के बाद धीरे धीरे उसमें प्लांट बनेगा। तो लगभग ये देखा जाता है कि 5 साल बाद उसमें फल, पहली बार फल फूल आना चालू हो जाता है, ठीक है। एक गांव में कहावत बनी, 5 आम 25 से महुआ। मतलब कि जो आम होता है वो 5 साल में फल फूल देना चालू करता है, और जो महुआ होता है वो 25 साल में फल फूल देना चालू करता है। तो ये जो 5 साल और 25 साल का जो टाइम गैप है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव फेज, याद रखना बेटा। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट है द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज ऑब्लिक जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। जो आपको बोला कि जिस तरीके जैसे ही खत्म हो जाता है वैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज चालू हो जाता है। आगे रिप्रोडक्टिव फेज पता नहीं कौन कौन से कर्म कराएगा, आगे देखते हैं। ठीक, रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज में जैसे आप इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन है कि कोई अपने जीवन में केवल एक बार रिप्रोड्यूस कर पाता है, कोई कई सालों में एक बार रिप्रोड्यूस कर पाता है, किसी में रिप्रोडक्शन की जो दर होती है वो बहुत फास्ट होती है, मतलब जब भी देखो तभी रिप्रोड्यूस कर जाएगा। ठीक है, तो इसके आधार पे भी इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स उन पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं। पहला, some plants show the flowering in particular seasons and some other flowers in all the seasons। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपने सदाबहार का फूल देखा होगा। सदाबहार फूल ऐसा फूल है बेटा कि वो पूरे साल भर आप उसको पानी देते जाओ वो आपको प्रोडक्ट देते जाएगा, मतलब ऐसा है कि वो साल भर फूल देगा। ठीक है, जबकि यहीं पे अगर हम दूसरे फूल देखे जाए तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे मैंगो है। अब मैंगो एक ऐसा प्लांट है कि वो अपने सीजन पे ही फल देगा। जो महुआ है, महुआ एक ऐसा प्लांट है जो अपने सीजन पे ही फल फूल देगा। समझ में आ गई बात? या इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं जो प्लांट्स हैं वो अपने सीजन पे फ्लावर देते हैं, सीजन पे फ्रूट्स देते हैं या सीड्स देते हैं। ओके, अब दूसरा बात करें, दूसरा एक्सेप्शन है कि एक बैम्बू स्पीसीज। अब सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो बैम्बू होता है, बैम्बू स्पीसीज है, ग्रास की स्पीसीज है। क्या है? ग्रास है। ठीक, तो अगर बैम्बू स्पीसीज की बात करें तो फ्लावर्स इन लाइफ टाइम, हमेशा एक बैम्बू में से केवल एक बार फूल निकलेगा। वो जिंदगी में कब निकलेगा? लगभग 50 से 100 साल के बीच में कभी भी निकल सकता है। 50 साल तक तो उसमें कुछ होता नहीं है और 50 साल के बाद फिर उसमें कभी भी फ्लावर आ सकते हैं। फ्लावर आने के बाद क्या हो जाता है, तो सीड्स बनते हैं। सीड बनने के बाद क्या हो जाते हैं, वो धीरे से पूरा प्लांट सूखना चालू हो जाता है, सूख जाता, सड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट है, एक और है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको हम नीला कुरंजी बोलते हैं। ये अपने जीवन में हर एक 12 साल में फ्लावर देता है। जैसे कि 12 ईयर में फ्लावर देगा। कब देगा? ड्यूरिंग सितंबर एंड अक्टूबर के बीच में, सितंबर और अक्टूबर के बीच में फ्लावर देता है। ओके, फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल एनिमल्स एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस, जो अभी मैं आपको बता रहा था। ठीक है, साइक्लिक चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरी, यूट्रस एंड एसेसरी डक्ट्स। इसके बाद कहाँ का साइक्लिक चेंज देखने को मिलेगा? उसकी ओवरी में देखने को मिलेगा, उसका यूट्रस में देखने को मिलेगा और कुछ एसेसरी जो डक्ट्स होती हैं इनमें देखने को मिलेगा। ओवरी क्या करेंगे भाई साहब? साइक्लिक चेंजेस ओवरी में क्या आएगा? यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा। हर एक मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में, जो भी जैसा अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें यहाँ पे क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद यूट्रस में भी सेम इसी तरह के चेंज आएंगे। वहां पे एंडोमेट्रियम वाल का डेवलपमेंट होगा, फिर कभी ब्रेक डाउन होगी, फिर कभी डेवलप करेगी, ये चीज देखने को मिलेगा। और इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए एसेसरी जो डक्ट होती हैं इनमें भी इसी तरीके से चेंज आते रहते हैं। एज वेल एज द हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। हार्मोन्स जिन सबको बैलेंस करते हैं, हार्मोन्स भी इन जो सबको बैलेंस करते हैं, तो इनमें भी चेंजेस देखने को लगातार मिलता है। ओके, अब हम बात करें, जैसे मैंने पिछले वाले स्लाइड में आपको बताया था कि जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। तो अब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ठीक, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब हम बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग में। 3 ऐसे जो स्पीसीज हैं इनमें क्या देखने को मिलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है कि हर एक मंथ में जो इंडोमेट्रियम वाल होती है, अगर वो अनफर्टिलाइजेशन हो जाता है एग का, कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में, तो वो इंडोमेट्रियम वाल वो ब्रेक डाउन होकर के टूट करके ब्लड के रूप में, ब्लड क्लॉट्स के रूप में धीरे धीरे बाहर निकल जाती है, जिसको हम मेंसेस बोलते हैं या मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो ये वही साइकिल की बात कर रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जो महीने में रिपीट करती है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हर एक महीने में रिपीट करेगी, जैसे ह्यूमन बीइंग में हर एक महीने में रिपीट करती है, तो सेम इसी तरीके से मंकी और एप्स में भी ये कहानी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस। कौन कौन से? एक मेंस्ट्रुअल फेज होता है, एक प्रोलिफरेटिव फेज होता है और सेक्रेटरी फेज होता है। बेटा इन तीनों के बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में फिर से डिस्कस करेंगे जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ आप नाम याद रखिए कौन कौन से फेज होते हैं। फिर से बता रहा हूँ, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है? ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल क्या होता है? मतलब उस समय जब मेंसेस होता है, जब ब्लड क्लॉट्स बाहर आते हैं, उस फेज को हम बोलते हैं मेंसेस बोलते हैं। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज, जैसे मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अब फिर से एंडोमेट्रियम वाल डेवलप करना चालू करेगी, फिर से एंडोमेट्रियम वाल डेवलप करना चालेगी।
यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम वाल डेवलप करना चालू करेगी। अब अगर उसी समय बात करें पॉलीफेज टू फेज में ही, तो ओवरी के अंदर फिर से क्या बनेंगे, ओवम बनने की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, अब जब सेक्रेटरी फेज आता है तो सेक्रेटरी फेज इसी पॉलीफेज टू फेज के बाद का या उसी के बीच का एक फेज होता है जिस समय ओवम रिलीज होता है। ओवम कहाँ रिलीज होगा, ओवरी के बाहर साइड रिलीज होता है, ओवरी से बाहर की तरफ क्या हो जाता है, वो रिलीज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। इस तरीके से 3 फेजेस से बनी होती है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब सबसे बड़ी देखा जाए कि मेंसेस में क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा ये है कि इसमें ब्लड फ्लो होता है। क्या होगा, इसमें ब्लड फ्लो होगा, जबकि हीट साइकिल में जब मैं बताऊंगा या ओस्ट्रस साइकिल में जब बताऊंगा तो उसमें ब्लड फ्लो नहीं करता। यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, इन द लास्ट फ्यू डेजेस ऑफ द साइकिल, जैसे साइकिल है, साइकिल की जो लास्ट फ्यू डेजेस होते हैं उसमें क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है। 4 से 5 दिन तक ब्लड फ्लो करेगा, उसके बाद अपने आप साइकिल फिर से नेक्स्ट साइकिल रिपीट हो जाएगी। एंड द ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज पास्ड आउट ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुएशन। जैसे मेंस्ट्रुएशन होता है उस समय ये एंडोमेट्रियम वाल क्या हो जाती है, धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर के बाहर आ जाती है। ओके, नेक्स्ट है फीमेल डज नॉट परमिट कॉपुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इनकी बात करें, मंकी की बात करें या एप्स की बात करें या ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो इस मेंसेस के दौरान, इस मेंस्ट्रुएशन के दौरान ये फीमेल कभी भी कॉपुलेशन या सेक्स को, डायरेक्ट बोले सेक्स को कभी भी क्या बोलेंगे, अलाउ नहीं करेगी, कभी भी परमिट नहीं करती है। ठीक है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द साइकिल। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए मेंस्ट्रुअल रिप्रोडक्टिव फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल के। अब हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं ओस्ट्रस साइकिल। अब बात करते हैं ओस्ट्रस साइकिल की। ठीक है, तो ओस्ट्रस साइकिल कहाँ का पा जाती है, नॉन प्राइमेट्स में पा जाती है, जबकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी वो किसमें पा जाती थी, प्राइमेट्स में पा जाती थी। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे काउ हो गया, सीप हो गया, रैट हो गया, डियर हो गया, डॉग हो गया, टाइगर हो गया, इसी बहुत सारे एग्जांपल है। ये जितने भी मैमल्स होते हैं इनमें क्या पा जाती है, ओस्ट्रस साइकिल पाई जाती है या हीट साइकिल बोलते हैं इसको, हीट साइकिल पाई जाती है। ठीक है, अब होता क्या है कि इस ओस्ट्रस साइकिल में एक जो जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें एक समय के लिए हीट उत्पन्न होती है, मतलब इनके बॉडी को क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, अब जब हीट उत्पन्न होती है तभी जोर जोर से चिल्लाना चालू करते हैं। मतलब चिल्लाते क्यों हैं, ऐसा नहीं चिल्लाते हैं कि नहीं इनको बहुत भूख लगी होती है ना। अब गांव में क्या होता है कि कुछ लोग तो समझते हैं, जानते हैं, पर कुछ लोग क्या होते हैं, अगर उसने चिल्लाया तो 2-3 डंडा मारेंगे, बोलेंगे इतना चारा ओढ़ के रखा, खाती क्यों नहीं है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा और पिसान उसान डाल देंगे, आटा डाल देंगे, लोग ये खा आराम से बैठे। ठीक है, बट नहीं, वो क्या होता है, उस समय वो अपने पार्टनर को कॉल कर रही होती है, जो मेल पार्टनर होता है, जो कॉपुलेटिव पार्टनर होता है, उसको कॉल कर रही होती है। ठीक है, और इनके जो वेजाइना होती है, वेजाइना से थोड़ा सा बहुत फ्लूइड भी डिस्चार्ज होता है। ठीक है, जो बहुत ही मतलब क्या होता है कि उसको जो उनका पार्टनर होता है वो अगर दूर से भी सूंघ लेता तो उसको लगता है कि नहीं यार इसके अंदर ओस्ट्रस साइकिल है और मुझे कॉपुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो वो कॉपुलेशन के लिए और या फिर अपने पार्टनर को कॉल करते हैं कॉपुलेशन के लिए। दूसरा पॉइंट है इसका, इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ ओस्ट्रस। ओस्ट्रस मीन्स हीट, क्या बोलेंगे उसको, ओस्ट्रस बोले या हीट बोले। इट इज ऑफ 12 to 24 आवर्स इन काउ फॉलोड बाय एन ओस्ट्रस आर, उसको बोलेंगे हम पैसिव पीरियड। ठीक, तो क्या होता है कि जब ये आती है तो लगभग कुछ समय के लिए रहता है, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहता है, जिससे मतलब 24 घंटे के लिए रहेगा, 12 घंटे के लिए रहेगा, 6 घंटे के लिए रहेगा, या थोड़ा बहुत और कम ज्यादा हो सकता है, शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। अब उसके बाद क्या हो जाता है, फिर से एनओस्ट्रस पीरियड आ जाता है। मतलब अभी क्या था, ओस्ट्रस टाइम चल रहा था, अब उसके बाद फिर से एनओस्ट्रस पीरियड आ जाता है, या पैसिव पीरियड जिसको हम बोलते हैं, पैसिव पीरियड का टाइम आ जाता है। मतलब जैसे ही काल करती है, अगर उसी समय उसी दौरान कॉपुलेशन हो गया तो फिर फर्टिलाइजेशन के चांसेस पूरे होते हैं। अदरवाइज उस समय अगर उसका मेल पार्टनर नहीं मिल पाया तो फिर उसके बाद अगली बार फिर से जब कभी उसको ओस्ट्रस साइकिल आएगी तो उस समय चांसेस होंगे, बट फिर उसके बाद कॉपुलेशन करने के, जैसे मान लो ओस्ट्रस साइकिल आ जाए कल या परसों, कॉपुलेशन करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर उसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ब्लड डज नॉट फ्लो इन दिस साइकिल। इस साइकिल में कभी भी ब्लड नहीं फ्लो करेगा, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड फ्लो करता है। कभी आपसे पूछ ले कि दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ ले तो ये डिफरेंस के जितने भी पॉइंट है इसके और उसके बीच दोनों के डिफरेंस बना के लिख देना। ठीक है, द ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज रीएब्सॉर्ब। होता क्यों ब्लड फ्लो होता, क्योंकि ऐसा नहीं कि यहाँ पे एंडोमेट्रियम नहीं बनती, यहाँ पे उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, होता है, सब होता है, पर जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं, जो एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन करती है, वो फिर से पुनः ही वहां पे रीएब्सॉर्ब कर ली आती है। कहाँ पे, यूट्रस के अंदर ही फिर से रीएब्सॉर्ब कर ली जाएगी, इसलिए यहाँ पे ब्लड का फ्लो नहीं होता है।
तीसरा जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि फीमेल परमिट्स कॉपुलेशन ओनली ड्यूरिंग द ओस्ट्रस पीरियड। अब इसमें ओस्ट्रस साइकिल में क्या हुआ था कि ये केवल जब पीरियड होगा, ओस्ट्रस पीरियड आएगा या जब ओस्ट्रस टाइम आएगा तो उसी समय कॉपुलेशन को अलाउ करेगी, बाकी ये कभी अलाउ नहीं करती है। जबकि मेसोसाइकिल में डज नॉट परमिट लिखा था मैंने आपको, डज नॉट परमिट, वो कभी अलाउ नहीं करती उस पीरियड के दौरान, जबकि ये इसी पीरियड के समय पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सब इसी पीरियड के दौरान क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। ओके, अब बात करते हैं बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट फेजेस इन लाइफ साइकिल। जो भी उसके लाइफ साइकिल में आते हैं, चाहे वो कौन सा फेज हो, चाहे वो जुवेनाइल फेज हो, चाहे रिप्रोडक्टिव फेज हो, चाहे सेनेसेंट फेज हो, या फिर रिप्रोडक्टिव फेज में ये जो मेच्योर साइकिल वगैरह आ रहे हैं, चाहे ओस्ट्रस साइकिल आ रहे हैं, ये सभी। और अगर इसी तरीके से प्लांट में भी देखा जाए तो उसमें भी क्या होता है, वेजिटेटिव फेज होता है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आता है, उसमें भी सेनेसेंट फेज होता है। तो ये जो इतना फेजेस चेंज हो रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी की बॉडी के अंदर इतना चेंजेस आ रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, हार्मोन्स के ऊपर। ये हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितना भी हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो आपने गाना सुन बनमा इमोशन जागे रहे, तो ये जो इमोशंस जागते हैं ना, ये सब इसी की देन है, हार्मोन की देन है बेटा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन द हार्मोन्स, इसका हार्मोन्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। जैसे कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे उनको सीजन आएगा ना, तो ठंडा सीजन आएगा तो ठंडे सीजन पे ही कई सारी फसलें वैसी होती है जो ठंडी सीजन के लिए उनको मतलब टेम्परेचर कम की आवश्यकता होती है। दैट मीन्स इन्वायरमेंटल फैक्टर उनके ऊपर अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं जिनको बरसात ज्यादा चाहिए रहता है, तो वहां पर भी इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करता है। तो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात हो जाती है और कुछ बात होती है इसकी हार्मोन्स की। दोनों मिलकर के क्या करते हैं, पूरे रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस होती है इसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। खासतौर पे जैसे गाय भैंस वगैरह होते हैं, तो अभी जो गर्मी का सीजन चल रहा होता है, गर्मी के सीजन में इनमें ओस्ट्रस साइकिल ज्यादा आती है, ठीक है। और फिर अभी ओस्ट्रस साइकिल आएगी, फिर ठंडी तक में क्या दे देंगे, बच्चे दे देते हैं। ओके, तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी और साथ में हार्मोन्स, दो के दोनों ही क्या होते हैं, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए भाई साहब, किसके लिए है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए। किसके लिए, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, जो इस तरह इतना जो चेंजेस आती हैं, जो इतना रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है, इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है लास्ट बेटा, सेनेसेंट फेज। मतलब तीनों फेज के बारे में हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। लास्ट फेज है सेनेसेंट फेज। इट इज द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। कहा क्या बोल रहा है, रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होना। अरे मतलब कि अब हो गया, अब किसी काम के नहीं बचे, बस तुम्हें खाना वाना खाओ, आराम से पड़े रहो एक होने किसी, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सेनेसेंट फेज बोलते हैं। एंड ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। मतलब समझ लो कि आपकी अब काउंट डाउन शुरू हो गया। समझ वाली बात। अब आपकी जो दिन है बस दिन गिन लो कितने बचे हैं, उसको बोलते हैं हम सेनेसेंट फेज। बात समझ में आ गई। ओके।